गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने इसके कुछ और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है। इसमें व्हाट इज़ नेशन, व्हाट इज़ नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, तमाम सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके अलावा अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है, इन सारी चीज़ों पे भी उसके तमाम पक्षों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये जो नेशन आप समझ चुके हो, राष्ट्र क्या है। अब यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशन की फीलिंग को कैसे बिल्ड किया, उसे कैसे बढ़ाने की कोशिश की। आप फर्स्ट लाइन इसमें देख सकते हो, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ओके, आप यहाँ देख सकते हो कि या आप पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसमें बताया गया था कि वहाँ पे लोगों को एक नेशन के रूप में बिल्ड करने के लिए, हालांकि नेशन के रूप में बिल्ड करने के लिए इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिबेट नहीं किया था, लेकिन जो एक्टिविटी थी रिवॉल्यूशनरीज की वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है। हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी ने कलेक्टिव आइडेंटिटी की का जो सेंस है उसे कैसे क्रिएट किया, उसे कैसे बिल्ड किया, उसे आगे बढ़ाने में इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या योगदान रहा। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि एक टॉपिक आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ, तो उसके साथ साथ आपने देखा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में कन्वर्ट हुआ। यहाँ आप उन्हीं चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे, उन्हीं चीज़ों को समझने के बाद हम उन मेन टॉपिक्स पे आएंगे जो इससे रिलेटेड है, यानी नेशन की बिल्डिंग कैसे हुई उसको समझेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू दी ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी, क्या संप्रभुता को ट्रांसफर किया, किसमें, फ्रॉम दी मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। इसे आप लोगों ने उसमें समझा था, उस टॉपिक में समझा था, और इसने एक आकार दिया, एक स्वरूप दिया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में बिल्ड होने के लिए, और साथ ही साथ एक नेशन के रूप में बनाने में इसने महत्वपूर्ण योगदान किया। संप्रभुता क्या हुआ, राजा के हाथों से प्रजा के जो जनता थी उसके हाथों में, सिटीजन के हाथों में आ गया, जिसे उन्होंने बाद में जो प्रजा थी उसे सिटीजन का नाम दिया, कलेक्टिव आइडेंटिटी के फीलिंग को लाने के लिए। इन्हीं चीज़ों को आइए हम नेक्स्ट पैराग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, रिवोल्यूशनरीज ने कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो फीलिंग है उसे लाने के लिए तमाम तरह के वर्ड्स को यूज़ किया गया, नए नए शब्दों को तैयार किया। ला पैट्री, द फादरलैंड, हमारे यहाँ क्या यूज़ किया जाता है, मातृभूमि, वहाँ पितृभूमि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अपने ज़मीन से, अपने भूक्षेत्र से, अपने भूखंड से, अपने एरिया से जुड़ने के लिए। ली सितोई, अब प्रजा नहीं रहेगा, अब वो क्या हो गया, नागरिक हो गया, द सिटीजन। एम्फेसाइज द नेशन अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक प्रावधान के अकॉर्डिंग उन्हें क्या दिया गया, इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस व्हाट, रॉयल स्टैंडर्ड, यानी एक ट्राई कलर को यूज़ किया गया, एक तिरंगे झंडे को यूज़ किया गया, जिसके थ्रू ये बताना था कि हम क्या हैं, एक नेशन के रूप में है, हम उस डेस्पोटिज्म की जो सिस्टम थी, ये जो एब्सोल्यूटिस्ट थिंकिंग थी, उससे हम बाहर निकल चुके हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने चेंज किया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। उन्होंने स्टेट जनरल को रिप्लेस किया नेशनल असेंबली से, और उसका इलेक्शन किस तरह से होने लगा, इसके इलेक्शन में एक्टिव सिटीजन का पार्टिसिपेशन मस्ट हुआ। आप ये जान चुके हो एक्टिव सिटीजन कौन थे और पैसिव सिटीजन कौन थे। फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आपको पढ़ाया गया था। न्यू हाइमन्स वेयर कंपोज, ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेट ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। क्या देखा आपने? आप देखते हो आपके यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को तमाम तरह के सॉन्ग गाए जाते हैं जिसमें शहीदों का गुणगान किया जाता है, जिसमें हमारे जो वीर पुरुष हैं उनका गुणगान किया जाता है। फ्रांस में भी इस तरह की एक्टिविटी को किया जा रहा था। उससे प्रभावित होकर के इंडिया में भी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो नए नए गीत को कंपोज किया गया, ओथ लिए गए और शहीदों का गुणगान किया जाने लगा। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम what was put in place and it formulate uniform laws for all citizens within its territory। यहाँ एक चीज़ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए। किस चीज़ के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि प्रशासनिक तौर पर भी हम अपने आप को यूनिफाइड, एक यूनिक अपनी आइडेंटिटी हो, ठीक है, जिससे हमारी पहचान एक हो, इस तरह की कोशिश की गई। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम वॉज ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज एडॉप्टेड। ओके, यहाँ एक यूनिफॉर्म सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, किसमें माप तौल की इकाई को भी एक तरह की गई, जिससे कि लोगों में एक यूनिकनेस की फीलिंग आए। रीजनल डायलैक्ट्स वेयर डिस्करेज। जो रीजनल लेवल पे बोली जाने वाली भाषाएं थी उन सबको क्या किया गया? डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच को महिमा मंडित किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। आप सिविक्स में पढ़ोगे उसके सेकेंड चैप्टर में ये लैंग्वेज पॉलिसी का क्या रोल होता है। कहीं कहीं एक नेशन की एक मजबूरी भी होती है कि आप तमाम तरह के लैंग्वेजेस को रखो, उस वैरायटी को बनाए रखो, बट अगर लैंग्वेज एक हो पूरे नेशन का तो उस नेशन में एक जो कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग है, उसमें एक जो राष्ट्रीयता की भावना है वो बिल्ड करती है, वो विकसित होती है। ठीक है, इसके अलावा इस नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ये रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनका एम क्या था, वो क्या चाह रहे थे। इस पैराग्राफ में आप ये देखेंगे, द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकेम नेशंस। पूरे यूरोप को, सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने अपना ये मिशन समझा कि हम पूरे यूरोप में, ठीक है, इस डेस्पोटिज्म की जो सिस्टम है इसको ख़त्म करेंगे, इसे एबॉलिश करेंगे और इसकी जगह पे क्या लाएंगे? एक लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार आनी चाहिए, इसके पक्षधर थे और इसके लिए वो आगे बढ़ रहे थे और लोगों को हेल्प भी कर रहे थे, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि पूरे यूरोप में फ्रांस के तर्ज पे जैकोबिन क्लब बनने लगे। इन रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ का असर ये हुआ कि यूरोप, फ्रांस में उसके अलग अलग एरियाज़ में जैकोबिन क्लब बनने लगे, और वहीं नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी इस तरह के थिंकिंग को बढ़ावा मिला, इस तरह के सिस्टम को बढ़ावा मिला। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है जिसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ आप देखोगे ये जो थिंकिंग थी इसे एक तरह से भुनाने की कोशिश की
आर्मी के लोगों ने और सेना ने राष्ट्रवाद की भावना को, नेशनलिस्ट थिंकिंग को यूज़ किया अदर कंट्रीज में अपने डोमिनेशन को बढ़ाने के लिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे, यहाँ से एंट्री हो जाती है किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री ने क्या किया? पूरे यूरोप के कंडीशन को बदल दिया, चेंज करके रख दिया। अब यहाँ आप इस चीज़ को देखें, सिविल कोड ऑफ 1804, through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France। क्या करता है? क्योंकि वो एक कुलीन नहीं था, किसी राजघराने से नहीं था, लेकिन उसने ओवरथ्रो किया वहाँ के सिस्टम, डायरेक्टर्स और इसे भी आप 9th में पढ़ चुके हो, इनके बीच, डायरेक्टर्स के बीच का जो विवाद था, उसका फ़ायदा उठा करके नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आता है और वो राजतंत्र को बहाल करता है, लेकिन तमाम तरह की सुधार भी करता है, जिसको लेकर के उसकी काफ़ी प्रशंसा होती है, उसको काफ़ी वाहवाही मिलती है। उसने क्या किया? एक सिविल कोड तैयार किया, जिसे 1804 सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जाना जाता है, यूजुअली नॉन एज द नेपोलियनिक कोड, जिसे हम किस कोड के नाम से जानते हैं? नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। डिड अवे विद द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया? जन्म आधारित जो विशेषाधिकार थे उसको खत्म किया और एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। इन 3 तरह के मेन सुधार को उसने किया। ठीक है, इसे आप 3 पॉइंट्स में नोट भी करोगे। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। जहाँ जहाँ भी फ्रांस की सेना गई, जहाँ पे उसने कंट्रोल किया, जहाँ पे उसने अपने टेरिटोरीज बढ़ाने की उसका एक्सटेंशन करी, उन सारे जगहों पे इन चीज़ों को लागू किया गया। एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ कि एक जो डेमोक्रेटिक फीलिंग है उसको तो ख़त्म किया, लोकतांत्रिक स्वरूप को ख़त्म करने का काम किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, बट जिन एरियाज़ में उसने इन सुधारों को किया, उन एरियाज़ में नेशन स्टेट की बिल्डिंग हुई। क्यों? क्योंकि उसने जो सुधार किए वो कहीं ना कहीं लोगों में, उस एरिया में, उधर उस टेरिटोरीज में, जैसे हम अगर एग्जांपल लें जर्मनी का, जर्मनी छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का उस पर शासन था। उसने उन सबको मिलाकर के एक एरिया के रूप में बिल्ड किया, वहाँ जितने भी कस्टम ड्यूटी थे उसको एबॉलिश किया, उसे एक यूनिफाइड एरिया के रूप में तब्दील कर दिया, जो आने वाले समय में क्या बना? नेशन स्टेट का एक कॉन्सेप्ट बना। इसके पीछे नेपोलियन का योगदान। इसलिए यहाँ नेपोलियन को हम समझ रहे हैं नेशन बिल्डिंग के सेंस में। गलत किया उसने, बट बहुत सारे सुधार को किए। उन सुधारों का गलत क्या किया उसने? डेमोक्रेटिक सिस्टम को उखाड़ फेंका और क्या लाया? राजतंत्र को बहाल किया और तमाम तरह के सुधारों को किया, जिसके बदौलत नेशन स्टेट का एक जो फाउंडेशन है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज में पड़ा। नेपोलियन सिंप्लीफाइड, यहाँ उन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ए फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स, सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। इन सारे कंट्रीज में उसने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, उसने ये जो सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया, फ्रीड किया, पूरी तरह से कंट्रोल किया, बैन किया किस चीज़ को? दासता को, दास प्रथा को। और साथ ही साथ उसने एक और काम किया, ये जो मेनोरियल ड्यूज था, राज कर थे, उसमें भी काफ़ी सुधार किया। इन सारी चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ उसने गिल्ड, जो व्यवसायियों का एक समूह होता था, उस तरह के उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया। उसको अपने ढंग से व्यवसाय करने की आज़ादी नहीं थी। आप देखते हो जब ये व्यवसायी वर्ग के लोग काफ़ी स्वतंत्र हो जाते हैं,
उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता स्टेट का, तो वो जमाखोरी करने लगते हैं। तमाम तरह की जो खाद्य पदार्थ है या अन्य जो चीज़ें हैं उसको स्टॉक करते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी। इस तरह से आप देख सकते हो कि फ्रेंच आर्मी का काफ़ी स्वागत किया गया अन्य एरियाज़ में। जहाँ जहाँ भी फ्रेंच आर्मी जा रही थी वहाँ के लोग उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं चली। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद लोगों को ये समझ में आने लगा कि जो स्वतंत्रता हमें दी जा रही है, ये जो उत्साह था शुरुआती दौर का इनका, वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिका। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था वो पॉलिटिकल फ्रीडम की को रिप्लेस करके मिलने वाला था। तो इन सुधारों को लंबे समय तक लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। उसके अलावा बहुत जल्द लोगों को समझ में आने लगा कि तमाम तरह की जो बंदिशें हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को की बाधक है, ठीक है। और नेपोलियन क्या चाहता है? नेपोलियन हमें राष्ट्र राज्य के रूप में, हमें नेशन के रूप में बिल्ड नहीं करना चाहता है, ठीक है। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes, ठीक है। तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि एक तो उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुधार था, जो अरेंजमेंट था, उसके जगह उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो उनके हाथों से जा रही थी। दूसरी तरफ उन्होंने जो टैक्सेशन के प्रोसेस को लागू किया, सेंसरशिप लगाया, साथ ही साथ फ्रेंच आर्मी में जबरन भर्ती किया जा रहा था लोगों को। किस लिए? पूरे बाकी यूरोप को जीतने के लिए। ये सभी चीज़ें जो शुरुआती उत्साह थी यूरोप के लोगों में नेपोलियन को लेकर के कि वो उद्धार करने आ रहा है, हमारे लिए मुक्तिदाता बन कर के आ रहा है, बहुत जल्द ये उनका सोच चेंज हुआ। इस थिंकिंग से वो बाहर आए और उन्होंने ये बात समझ ली कि राष्ट्रवाद के नाम पर, सुधारों के नाम पर नेपोलियन बोनापार्ट क्या कहना चाहता है? पूरे यूरोप को जीतना चाहता है। वो हमसे हमारी राजनैतिक जो आज़ादी है उसको लेना चाहता है। थैंक्स। इसके आगे के जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में